ठीक है, तो हम लोग कौन कौन है? 29, 29 लोग हैं, धीरे धीरे घट रहा है। देखो, ये एग्जाम ना कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, डेडिकेशन का ही है। और पहले भी मैंने बोला कि अ, जो टॉप कंटेस्टेंट हैं, एप्लीकेंट्स हैं इस एग्जाम के लिए, वो 20,000 हैं। और मैक्सिमम 40 to 50,000 के बीच में ही है जो सीरियसली डेडिकेशन के साथ 24 आवर्स यूपीएससी के साइकिल में रहते हैं। अपना दिनचर्या न्यूज़पेपर से स्टार्ट करके फिर रात में स्टैटिक्स वगैरह पे फिनिश करते हैं। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, यूपीएससी का एक बेंच मार्क है, उसको फुलफिल कर लेंगे हम लोग, वहां तक लेवल पहुंच जाएंगे। मेरे सर बोलते थे कि बेंच मार्क होता है किसी भी एग्जाम का, आप जैसे वो वहां तक पहुंच जाते हो तो फिर आपका एग्जाम, एक एग्जाम नहीं, 4 एग्जाम, 5 एग्जाम निकल जाता है। तो जब तक हम लोग बेंच मार्क नहीं पहुंच जाते हैं तब तक स्ट्रगल है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, चीजों को कंसोलिडेट करना है। सिलेबस भी लिमिटेड है, बोलने का है अंडर सन, बट पीवाईक्यू हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि सिलेबस भी डिफाइंड है काफी अच्छे तरीके से। जब भी हमें डाउट हो, पीवाईक्यू को रिफर करना है और पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और किसी भी एग्जाम में 50% से ज्यादा कट ऑफ जाता नहीं है, 50% ही स्कोर करना। जीएस 1 में 50 क्वेश्चन कर लो, नैया पार हो गया। जीएस 2 में 80 में से 40 क्वेश्चन कर लो, वहां पार हो गए। प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट है, यही मेन एग्जाम नहीं है। मेंस का एग्जाम है, वही डिसाइड करेगा आपका मेरिट, रैंक, कैडर, सारा चीज वही डिसाइड करेगा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मेंस का क्या करेंगे? ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं और डायरेक्ट हम लोग एजेंडा पे आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और थोड़ा सा देखेंगे। पहले क्या देखते हैं, पहले आईएनसी का सेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। 1885 से 1947, आपको मालूम ही है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई डॉक्टर ए ओ ह्यूम के द्वारा। फर्स्ट सेशन, 72 वकील थे और 72 डेलीगेट, सारे के सारे वकील थे। काली कोट वाला संस्था भी इसका नाम दे दिया गया क्योंकि सब वकील थे। 1885 में हुआ, कहाँ हुआ? मुंबई में। प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, फाउंडेड बाय ए ओ ह्यू। ये एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। और यूपीएससी फोकस्ड क्या करती है? सेफ्टी वर्क भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो एओ ह्यूम थे ये ब्रिटिशर्स थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया सो दैट इंडियंस अपना एंगर को यहाँ पे दिखा सके, रिजेंटमेंट को। ठीक है, तो सेफ्टी वेल्व थ्योरी को लाए। फिर बिपिन चंद्र, जो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 12 लिखे हैं एनसीईआरटी, वो बोले कि नहीं ये अभी जस्ट दिमाग से निकल गया। वो बोले थे, उन्होंने काउंटर करते हुए ये कहा था कि लाइटनिंग कंडक्टिंग, ऐसे दिमाग जस्ट अभी स्लिप कर गया दिमाग से। ठीक है, तो सेफ्टी वैल्यू थ्योरी और फर्स्ट ऑर्गेनाइज और एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म हुआ। तो ये सारी चीजें फैक्ट्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमें याद होना चाहिए। सेकेंड सेशन 1886 में, जो जो इम्पोर्टेंट सेशन है मैं वो लेके आया हूँ। कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी बने। फिर 72, शुरू में 72 थे, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 34 डेलीगेट्स करे। और फोकस ऑन इकोनॉमिक क्रिटिक। ठीक है, अर्ली मॉडरेट फेज में था, फिर डेन ऑफ थ्योरी यहाँ से बिगनिंग होती है। थर्ड सेशन हमें यहाँ फोकस करना है 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे सिविल राइट को डिस्कस किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई थी क्योंकि ये भी एक मुस्लिम थे। 12 सेशन देखते हैं यहाँ पे 1896 में कलकत्ता में है, रहमतुल्लाह सैनी इसके प्रेसिडेंट थे। और वंदे मातरम फर्स्ट संग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे गाया गया था। तो ये सब, ये दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हो जाती हैं। ठीक है। और बंकिम चंद्र से इन्फ्लुएंस था जो वंदे मातरम यहाँ पे पहली बार गाया गया। 22वां सेशन, 22nd सेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट डिमांड ऑफ स्वराज, पहली बार स्वराज वर्ड, स्वराज कोड, ननपुर स्वराज वर्ड आया। और स्वदेशी मूवमेंट को
समर्थन दिया गया, इंडोर्स्ड किया गया। और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनलिस्ट का फेज यहाँ पे हुआ। और एक साल के बाद इसी में स्वदेशी को ही लेके, स्वराज को लेके, फिर उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, कि बंगाल के आगे भी ले जाए, दूसरे प्रोविंसेस में ले जाए, इसी पे डेडलॉक हो गया। और सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। रास बिहारी घोष ये एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनलिस्ट के थे समर्थक, और दोनों में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्लैश हो गया। तिलक को निकाल दिया गया आईएनसी से। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गया। फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स मॉडरेट का साथ देने लगी और एक्सट्रीमिस्ट का सप्रेशन करने लगी। 1916 में सेशन हुआ। लखनऊ में एसी मजूमदार थे। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी एक प्लेटफॉर्म पे आती है। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हुआ था, जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरिस्ट अलग हो गए थे, उनको दोबारा से एडमिट कर लिया गया कि हम लोग खोखले होते जा रहे हैं, और हम लोगों का जो फोर्स है वो डिवाइड हो जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अब पता भी चल गया था, डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश कर रही थी, तो तब तक सच्चाई सामने आ गई थी। तो लोगों ने सोचा कि चलो एक हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिला यहाँ पे। लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग साथ में आ जाती है, और आईएनसी। फिर उसके बाद तिलक को यहाँ पे एक्सपेल कर दिया गया था। आगे जो पिछले पढ़े थे जो, तो तिलक को यहाँ रिटर्न ले लिया गया। 1920 सेशन हुआ नागपुर में, काफी इंपॉर्टेंट है। विजय राघवाचार्य प्रेसिडेंट थे। एनसीएम लॉन्च हुआ और कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया गया प्रोविंसेस लेवल पे। गांधीज का डोमिनेंस स्टार्ट हो गया। तो इतने सारी चीजें हैं जो हम लोगों को दिमाग में रखना है, आगे और भी है। फिर 1922 का सेशन गया में हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीआर दास, चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। और जैसे याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो हुई हैं और टाइम लाइन के साथ ये याद रखना। उस समय गांधी जेल में थे, तो उस समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। लोग गांधी को जेल में जाके मिले, फिर बोले कि फिर जैसे 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, वैसे ही फिर डिवाइड होने की सिचुएशन में आ गए, तो स्वराज पार्टी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी गई। ठीक है। आफ्टर मैथ ऑफ चोरा चोरी, जो चोरा चोरी जो कहीं पे 4 या कहीं पे 5 फरवरी 1922 को यूपी के एक छोटे से गांव चौरा चौरी नाम है जगह, वहां पे हिंसा हुई थी। लोग पुलिस स्टेशन को आग लगा दिए थे। और नन एनसीएम मतलब नन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो गांधी ने मूवमेंट को रिटर्न कर लिया। बहुत सारा कहानी है, आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है। 1924 सेशन हुआ बेलगांव में, और पहली बार महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के। और ओनली सेशन गांधी प्रेसाइडेड, ये पहला और आखिरी सेशन था जिसमें गांधी ने प्रेसाइड करे, और फोकस ऑन खादी, यानी सेल्फ रिलायंट, कि ब्रिटिश के जो मैनचेस्टर के क्लोथ्स जो रेडीमेड बन के आ रहे हैं, उनको वहां पे खोला जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। 1929 का सेशन होता है लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उधर स्वराज वर्ड हुआ था, यहाँ पे अब एक नया वर्ड आता है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया। सिविल डिसोबीडियंस डिसाइड किया गया कि अब सीडीएम लॉन्च होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और झंडा 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वहां पे झंडा भारत का फहराया जाता है। और डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वही पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। 1931 का सेशन होता है कराची में, और वल्लभ भाई पटेल होते हैं प्रेसिडेंट, और फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। यही आगे चल के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में बहुत सारे चीजों को लिया जाता है। फिर गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया जाता है। और यहीं पे थोड़ा सा कहानी स्टार्ट होता है। कौन बताइए? भगत सिंह। तो गांधी जब इरविन से मिलते हैं, तो ये सब कहानी याद रखना। जब गांधी इरविन से मिलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो उस समय ये डिबेट होता है कि भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने से मतलब बचाया जा सकता था, लेकिन गांधी ने नहीं। तो गांधी अपने प्रिंसिपल पे रहने वालों में से थे, और वो नन वायलेंस को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते थे। तो उस बेसिस पे ये नहीं गया। और बाकी जो प्रिजनर्स थे उनको रिहा करने पे सहमति बन गई थी गांधी इरविन पैक्ट में। लेकिन ऐसा कहा जाता है, और मेरा भी मानना है कि भगत सिंह को यहाँ पे बचाया जा सकता था। बहुत सारे यहाँ पे थ्योरीज होते हैं जो एक्सपेक्टर में दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पीटी के लिए भी थोड़ा सा।
1934 का सेशन होता है बॉम्बे में, राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होती है यहाँ पे, और राइज ऑफ लेफ्ट विंग, यहाँ से अब सोशलिस्ट मूवमेंट अब स्टार्ट होगा, लेफ्ट विंग। ठीक है, लेफ्ट आइडियोलॉजी इंटर कर जाती है। 1936 का सेशन लखनऊ में होता है, नेहरू उस समय प्रोमिनेंट रोल में आ जाते हैं, और सोशलिज्म, वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो गांधी का था, सॉरी नेहरू का था। सपोर्टेड पीजेंट एंड वर्कर्स, अब सोशलिस्ट लेफ्ट विंग जा रहा है तो अब किसको करेंगे, जो जो नीचे तबके के लोगों का जो राइट्स है उस पर अब बात होगी। वो कौन कौन से पीजेंट्स एंड वर्कर्स। नेहरू सोशलिस्ट विजन अपना डालते हैं। वो सोशलिज्म के साथ एक वर्ड यूज वो करते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट भी हमें याद रहेगा, अपने मेमोरी में रहिए, तो हम लोग ऐसे राइटिंग में, आंसर राइटिंग में इन सब चीजों को, पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ब्रॉड एंगल और न पक्ष रख सकते हैं। 1937 का सेशन हुआ, ये पहला सेशन हुआ जो गांव में हुआ, ये फैजपुर गांव है। फर्स्ट रूलर सेशन। देखो मैंने इसको रिवाइज नहीं करा है, लेकिन सब पहले का पढ़ा हुआ है, मैं बोलते जा रहा हूँ और आगे सेंटेंस फॉल होता जा रहा है। टाइम ही नहीं मिला। फोकस ऑन अग्रारियन इशू पे ध्यान दिया गया। प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ, और फिर उसके बाद 1938 से सेशन हरिपुरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस, अब यहाँ पे इनका राइज होता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी की फॉर्मेशन होती है, जवाहरलाल नेहरू भी इसको हेड करे थे इस कमेटी को, और बॉस प्रेसिडेंसी थी पहले। फिर उसके बाद अगेन सुभाष चंद्र बोस का इतना प्रोमिनेंस हुआ कि अगले बार फिर सुभाष चंद्र बोस ही इलेक्टेड होते हैं, डिफीटिंग गांधी कैंडिडेट कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी ने कहा, अब बॉस थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट लेनियन था उनका, और गांधी इधर पूरा नॉन वायलेंस, सीतारामैया। तो गांधी ने इनको इंडोर्स करा था। अब गांधी इतनी बड़ी पर्सनालिटी उस समय के, और जैसे गांधी ने इंडोर्स करा कि ये मेरे तरफ से चुनाव लड़ेंगे, और पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस बहुत मार्जिन से हरा देते हैं। तो गांधी बोलते हैं कि ये सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। वहां पे बहुत डेडलॉक हो जाता है। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा सेशन में ही अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं। फिर उसके बाद वो एक नए पार्टी का गठन करते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद होगा। लेटर रिजाइन फॉरवर्ड बाद, ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो रिजाइन कर जाते हैं। तो यहीं पे गांधी और बॉस में, और गांधी बॉस में क्वेश्चन मेंस में भी आया था, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे 10 मार्कर का। ठीक है, फिर 1940 रामगढ़, ये झारखंड में है, 1940 में हुआ था, अबुल कलाम आजाद हेड करे थे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह को अप्रूव किया गया था, और पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, नेहरू थे। और दूसरे कौन थे, पहला आचार्य भावे था सर। विनोबा विनोबा भावे। पहला विनोबा भावे विनोबा थे। भावे था सर, दूसरा नेहरू। विनोबा भावे दूसरा नहीं। नेहरू दूसरे थे। सर नेहरू दूसरे थे। ये यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से ग्रेजुएट हूँ। आचार्य विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, दूसरा, दूसरे नेहरू थे। और इन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम कर मतलब लैंड लैंड रिफॉर्म्स को करा। फिर जमींदार लोगों के पास अप्रोच करें कि आपके पास बहुत सारा जमीन है, आप गरीबों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो उस समय जमींदार कैसे थे, तो उन्होंने जितने भी प्रोडक्टिव लैंड को अपने पास रख लिया, और नॉन प्रोडक्टिव लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, तो भारत में तो ऐसा होता ही रहता है। फिर 1942 का सेशन हुआ बॉम्बे में, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और 1940 जो अब्दुल कलाम आजाद यहाँ बने थे, जस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप लोग बताइएगा, 1947 तक या 1946 तक ये अब्दुल कलाम आजाद ही रहते हैं, फिर कोई चुनाव नहीं होता है। फिर 1947 में राजेंद्र प्रसाद, फिर इसके बाद जेबी कृपलानी, शायद फिर इंडिपेंडेंस जब आज़ादी मिली थी तो जेबी कृपलानी, आईएनसी के कृपलानी अध्यक्ष थे। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ इस आईएनसी सेशन में। डू और डाई का कॉल, करो या मरो की नारा दिया गया। फिर 1947 में दिल्ली में ही हुआ फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेशन। तो यहाँ पे दो पॉइंट होगा कि एक तो
एक तो अबुल कलाम आजाद वाला की लगातार 6 साल तक ये आईएनसी के सेशन रहे, इलेक्शन ही नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आजादी के समय, जब देश आजाद हुआ, जब बंटवारा हो रहा था, तो उस समय जेबी कृपलानी थे। और आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही महान पर्सनालिटी ये थे। ठीक है, स्पेशल यूपीएससी इनसाइट। यूपीएससी, इससे हमें क्या क्या मतलब क्या इन्फ्लुएंस मिलता है इन सब चीजों को देख के। कीवर्ड्स में 1885 से 1905 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ। फर्स्ट स्वराज डिमांड, स्वराज डिमांड हुआ, सिर्फ स्वराज मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंस। इंग्लिश में इंडिपेंडेंस, हिंदी में स्वराज। ठीक है। और 1929 में, ये दो ईयर याद रखना है, 1920 में ये इंडिपेंडेंस और स्वराज के आगे इंग्लिश में वर्ड आ जाता है कंप्लीट, और हिंदी में आ जाता है कंप्लीट। ये दो इंपॉर्टेंट रखना है। फर्स्ट मुस्लिम हम लोगों ने देखा, बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट। और इंडियन वुमेन अगर भारतीय वर्ड जुड़ जाएगा तो सरोजनी नायडू, 1925 में आई थिंक। 1924 में गांधी, गांधी के जस्ट बाद शायद 1925 में, शायद मैं भी कंफ्यूज हूँ लेकिन मुझे लगता है सही है ठीक है शायद। सर, 1925 सही में। है। तो बेलगाम 1924 में गांधी पहली बार यहाँ पे आए, जैसे ऊपर में हम लोगों ने देखा। ये सब चीजें, ये मतलब ये बेसिक फैक्ट्स है। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो तो इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा पता हो तो बेहतर है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उतना पता होना चाहिए। 1905 में स्वदेशी बनारस में सेशन हुआ था। 1916 लखनऊ पैक्ट। 1929 पूर्ण स्वराज। 1931 फंडामेंटल राइट्स हुए थे। सोशल इकोनॉमिक फोकस में क्या क्या फोकस करना है हमें। 1936 में नेहरू सोशलिस्ट विजन। 1937 में पहला रूरल सेशन फैजपुर में हुआ था। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, बॉस थे। फिर 1939 में त्रिपुरा का सेशन हुआ। और ये त्रिपुरी का सेशन जो है ना, ये शायद एमपी में है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ से बहुत सारा चीज निकल के आता है। फिर बॉस अलग हो जाते हैं। फिर रामगढ़ झारखंड, बंगाल चले जाते हैं। फिर वहां से हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद रामगढ़ झारखंड में पड़ता है, सॉरी, गोमो, गोमो एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम बदल के, जस्ट झारखंड जाते समय ये गोमो पड़ती है, इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन रख दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। ठीक है, ये झारखंड जाने, रांची बोकारो जाने के रास्ते में पड़ता है। और आखिरी बार इसी स्टेशन पे, जंक्शन पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा गया था। फिर उसके बाद वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर उसके बाद जर्मनी जाते हैं। फिर कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से नाम बदल के अब्दुल्ला नाम करके कुछ रखते हैं, और फिर वो पासपोर्ट उसपोर्ट बनवा के वो डायरेक्ट अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर वो जर्मनी हिटलर से मिलते हैं, इधर उधर दिस एंड दैट कहानी बताया गया है किताब में। तो ये सब बैकग्राउंड किताब पढ़ने से आएगा। ठीक है। मेमोरी बूस्टर में देखिए, 1885 बर्थ ऑफ आईएनसी, सूरत स्प्लिट, गांधी एरा बिगिंस। 1920 में पूर्ण स्वराज। फिर उसके बाद अर्ली में क्या था, मेट्रो सिटीज में, मेट्रो सिटीज मुंबई कोलकाता, उस समय क्या था, मेट्रो सिटीज था उन लोगों के लिए। फिर बाद में रूरल एरिया जैसे फैजपुर। फिर रामगढ़ झारखंड में जो 1940 में सेशन होता है, तो गाँव के लोगों को टारगेट किया गया है कि जो असल में जो लड़ने वाले लोग हैं, जिनकी समस्याएं हैं, वो पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैं। वो उनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चन क्या क्या पूछी, तो 2023 में सिग्निफिकेंस ऑफ 1929 सेशन, पूर्ण स्वराज की उसमें बात की गई थी। फिर उसके बाद 2021 में पूछा गया बेलगाम सेशन को कितने हेड करा गांधी ने। कुछ बोल रहे हैं तो अच्छे से बोलिए। हार्ड कॉपी देखा है माइक जी ऑफ करिए। आप इनको वीडियो है तो माइक ऑफ करिए। ठीक है। आउटकम ऑफ सूरत सेशन, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स स्प्लिट हो गए थे, दो भाग में बढ़ गए थे। फिर याद रख लेना है कि 16 का सेशन, 1917 का सेशन, ठीक है, लखनऊ में जो हुआ था। तो ये सब क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हो गया। तो जितना यहाँ बताया गया है ना, इतना बेसिक मिनिमम इतना हमें याद होना चाहिए। और ऐसे कितना मिनट हुआ हमें रिवाइज करते हुए, मतलब 25 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम पढ़ रहे थे और आपको बता भी रहे थे। यानी 15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, आधे घंटे में दो चैप्टर कंप्लीट किए, 2 मिनट के लिए ब्रेक लिए, 4 मिनट के लिए ब्रेक लिए, फिर बैठे, फिर एक्टिव रिवीजन करें। कोनो डाउट?
चलिए आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हाईलाइट करेंगे सो दैट आप जाके स्पेक्ट्रम का जो लास्ट वाला बुक लास्ट में जो अपेंडिक्स दिया हुआ है, अपेंडिक्स लास्ट में 25 to 30 पेजेस मैक्सिमम होगा, छोटा सा करके दिया हुआ, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। ठीक है। वहाँ पे सब गवर्नर जनरल और जितने भी एक्ट्स वगैरह आए हैं, इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या एक्ट हुआ है, तो एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है। हम लोग कल या परसों कल देखे थे कि 1773 से 1857 तक ये ब्रिटिश रूल चला। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह होता है, और फिर 1858 का एक्ट आता है, क्राउन्स क्राउन्स एक्ट। फिर उसके बाद क्राउन्स रूल चलता है, डायरेक्ट लंदन से ही, ब्रिटेन से ही भारत का शासन चलने लगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, और वायसराय के पद को हटा दिया गया। तो ये सारा चीज है, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या, इतना याद होना चाहिए जहाँ जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट था सेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज करने का। फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट रेगुलेट करने का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग थे। पहले क्या था, गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल। ये सब चीजों पे वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना है, यूपी पीसीएस और बीपीएससी वगैरह स्टेट पीसीएस में आता है। गवर्नर ऑफ बंगाल था पहले, ये चलता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले कौन थे ऐसे, वैरन हास्टिंग थे, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल ओवर ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर स्टार्ट हो गई। डुअल सिस्टम इन बंगाल को खत्म कर दिया गया 1765, जो दीवानी राइट मिला था, तो 1765 से 1772 डबल रूल। ठीक है। दीवानी राइट डुअल सिस्टम था, और 1773 का जो एक्ट आया है यहाँ पे, इसको खत्म कर दिया गया। तो ये पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में खत्म हुआ, तो वैरन हेस्टिंग। ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस जुडिशियल ओवरसाइट, क्योंकि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद दूसरा जो मेजर आया 1784 में, 1784 में, डुअल कंट्रोल ईस्ट इंडिया प्लस ब्रिटिश क्राउन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बैठते थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया में रहते थे, जो कमर्शियल अफेयर को संभालते थे। रिड्यूस्ड गवर्नर जनरल्स पावर को धीरे धीरे कम करने लगी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अपने हाथ में ज्यादा पावर खींचने लगी। सेपरेटेड कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया, कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कोई और देखेंगे, और फिर पॉलिटिकल वाला कोई और देखेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, और कंपैरिजन पूछा जा कंपैरिजन करके यूपीएससी हमेशा पूछती है कि 1773 में क्या था, 1784 में क्या हुआ, तो थोड़ा सा इन दोनों एक्ट पर, क्योंकि ये स्टार्टिंग का एक्ट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सारा प्रोविजन बुक में जाके देखिएगा, जो हमने बोला है ना अपेंडिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में आता है, फिर उसके बाद 20-20 साल के अंतराल में इसमें ऐड करोगे ऐसे याद करने के लिए, तो 1833 आएगा, सीक्वेंस मैनर में याद करने के लिए। तो चार्टर एक्ट 1813 में आया। इंडियन ईस्ट इंडिया ट्रेड मोनोपोली, जो वहां पे मिस्टेक हो गया था, पॉलिटी में पढ़ रहे थे, तो टी और चाइना का ट्रेड रखने दिया गया, बाकी मोनोपोली खत्म। अब इसके पीछे भी कहानी है, 10-15 मिनट कहानी समझने में समझाने में लग जाएगा, कि जो भी थे वहाँ के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई थी, फिर वहाँ के और भी कंपनी देखी कि यहाँ तो बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, फिर वो लॉबी करने लगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और बोली कि उनका जो मोनोपोली है और एक प्रिविलेजेस जो क्वीन ने 1600 में दिया था, 1600 में जो चार्टर दे के भेजा था, जाइए आप साउथ में,
कर सकते हैं व्यापार, इंडिया में खासकर कर सकते हैं। तो बोले कि खत्म करो, हम लोग को भी जाने दो और कमाने का मौका दो। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होने लगा, मोनोपोली यहाँ पे खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे ये एक्सेप्ट टी और ट्रेड भी, ये भी खत्म हो जाता आने वाले सालों में। ओपन इंडिया टू ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स, यही प्राइवेट ट्रेडर्स लॉबी करे थे पार्लियामेंट को, और ये एक्ट लाया गया था। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मैकाले रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकाले लॉ ऑफिसर अपॉइंट हुए थे उस समय। और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था इसी एक्ट 1813 के तहत। फिर उसके बाद 1 लाख पर ईयर एजुकेशन को बजट एलोकेट किया गया था, ईयर मार्क किया गया था कि हर साल अ, दिया जाएगा एजुकेशन में। सर वीडियो ऑन करने म- अच्छे से ऑन करिए, हाथ ऐसे क्यों रखे हुए हैं वीडियो पे? मोहम्मद आलम। हेलो। सर गवर्नर जनरल ऑफ, फिर चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग थे। फिर उसके बाद लॉ मेंबर मैकाले के बारे में भी बात हुई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको शामिल किया गया था क्योंकि 1:3 का रेशियो लाना था, इसलिए काफी है, आप पढ़ोगे सब आएगा। लेकिन इतनी चीजों पे फोकस करना है, वहां पे जाके इंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज, कमर्शियल रोल को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया। और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। ठीक है। और लॉ कमीशन यहाँ पे स्टैब्लिश हुई। तो आप जब भी लॉ कमीशन से क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन यहीं से कर सकते हो, चार्टर एक्ट 1835। ठीक है। फिर सिविल सर्विसेज ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विड्रॉ हो चुका था 1857 में, ध्यान में रखना है। फिर 1858 आया क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया कि अब, कल जो बात हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, बोले कि अब हड़प की नीति नहीं करेंगे, जो भी है उनको ऑटोनॉमी दिया जाएगा। अब अनेक्सेशन बंद कर दिया गया, तो वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। 1857 का रिवोल्ट्स का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर वायसराय पद आता है, गवर्नर जनरल जो चल रहा था, ये पद को, ये सीट्स को खत्म कर दिया गया। अब वायसराय है ना, वायसराय ही था ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो मैंने बोला था पहले, उसको यहाँ पे लाया गया। और पहले वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग थे। फिर उसके बाद काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वुमेन्स मिनिस्टर, ये पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, ये 1861 का दिन है। पोर्टफोलियो, नॉन ऑफिशियल इंडियंस इन वायसराय काउंसिल में रखा गया। और हम लोगों ने देखा था एसपी, क्या नाम था कल जो हम लोगों ने बोला था? बोलिए माइक ऑन करके, सत्येंद्र नाथ। एसपी क्या नाम था बताइए, हिंदी मीडियम वाले। कौन वो व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए गए थे सत्य पहला? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा। हाँ, एसपी आईएएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ। सत्येंद्र नाथ। सत्य सत्य सत्येंद्र। ठीक है, तो चार्ज लगाना होगा। सत्येंद्र रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, प्रिकर्सर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सर ये, हाँ, ये 1905 में हुआ था सर, शामिल क्या चीज विधान हुआ था? परिषद में शामिल 1905 में हुआ था सर, जो गवर्नर का काउंसिल नहीं परिषद नहीं, था। तो वो बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे वायसराय के काउंसिल में नॉन ऑफिशियल, पहला जो नॉन ऑफिशियल इंडियन थे, तो वो नहीं होंगे, दूसरा नाम हाँ होगा तब सर, आप। नहीं सर, 1905 में सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी हाँ, हुए थे। 1905 में अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। अब ये दूसरा नाम है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब। सर दिनकर राव पटियाला के राजा, सर विधान परिषद में शामिल हुए थे। नहीं, माइक ऑफ करिए। वो वहां पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे, 1861 में ही है हम लोग। चलिए, एग्जीक्यूटिव प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? मतलब इसके बाद ये जो काउंसिल ऑफ एक्ट आया, इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल धीरे धीरे इवॉल्व करने लगी। थोड़ा सा यहाँ पे हम बताते हैं।
आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। नॉन ऑफिशियल इंडियंस इन द वायसराय काउंसिल। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक वायसराय, एक वायसराय मान लीजिए, वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के रूप में मान लीजिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1+2, फिर धीरे धीरे 1+3, फिर धीरे धीरे 1+4, धीरे धीरे 1+5, धीरे धीरे मेंबर को बढ़ाते गया। 1+6, 1+7, 1+10, 1+11, और ये वायसरा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर का रोल कर रहे थे। ऐसे ऐसे करके यही आगे चल के काउंसिल बना। ये हो गया मेंबर्स। ये ये जो पॉइंट बोल रहा है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी पहले, इसका शुरुआत यहीं से हो गया था। वायसराइज काउंसिल, फिर इसके बाद इसमें ब्रिटिशर्स ही रहते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। फिर बाद में इंडियंस को भी शामिल करने लगा। फिर इसमें लॉ मेंबर्स को भी मैकौले आ गए थे। फिर इसमें जो कमांडर थे, कमांडर चीफ थे वायुसेना के, थल सेना के, उनको किया गया। ऐसे करके प्रोमिनेंट व्यक्ति को इसमें ऐड करते गए, और ये एक बॉडी बनते चली गई, इवॉल्व होते गया। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ये पॉइंट कि प्रीकर्सर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, वही पार्लियामेंट समझो, थोड़ा सा और रफ वर्ड में बोलना है तो काउंसिल यहीं से स्टार्ट हुई, पोर्टफोलियो भी सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ मुंबई एंड मद्रास में। अगला देखते हैं 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अब धीरे धीरे देखो पार्लियामेंट सिस्टम, ब्रिटिश धीरे धीरे रिफॉर्म लाती है। और ब्रिटेन में जैसा शासन था, शासन व्यवस्था था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब धीरे धीरे इंडिया में उसको रेप्लिकेट किया जाने लगा। अब धीरे धीरे इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होने लगी, इंट्रोड्यूस किया गया। फिर बजट डिस्कशन किया गया, अलाउड कर दिया गया कि डिस्कशन अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद लिमिटेड मेंबरशिप एक्सपेंशन हुआ धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4 के जो मैंने बताया, 1+2, 1+3, 1+7, लॉ मेंबर, कमांडर इन चीफ। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोविंशियल के गवर्नर वगैरह, यही आगे चल के एक छोटा सा बॉडी बन गया। इसी में सब बैठते थे और वायसराय यहाँ पे बैठ के चेयर करते थे, और यही बन गया पार्लियामेंट आगे चल के। धीरे धीरे एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, तो डेफिनेटली इंडिया को अंदर लेंगे तो इंडिया का पार्टिसिपेशन बनेगा, क्योंकि बजट पे डिस्कशन करने का मौका दिया गया था, लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, कट नहीं कर सकते थे, सिर्फ चिल्ला सकते थे, और उसका कोई फायदा नहीं होता था। फाउंडेशन ऑफ, फिर उसके बाद मॉडलो मिंटो रिफॉर्म्स आया 1909। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आया। मॉडले और मिंटो उस समय गवर्नर वाइसराय थे, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम आया, फर्स्ट टाइम इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया। जो 1905 में जो अभी आप बोल रहे थे ना, वो कहानी यहाँ पे आपका आके सेट होगा, यस सर। है ना। वहाँ हम लोग बहुत पहले थे। इंक्रीज लेजिस्लेटिव साइज, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ से स्टार्ट हो गया बनना, और यहाँ पे धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन देने लगी ब्रिटिश काउंसिल। फिर उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे पार्टीशन का जो बीज है, वो यहीं पे ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा रिफॉर्म था जो कम्युनल, मतलब कम्युनल का बीज बोया गया था। वो मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में था। ठीक है। वाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स, फिर उसके बाद रोल ऑफ मुस्लिम लीग, यहाँ पे मुस्लिम लीग 1906 में आ जाती है, ये याद रहना चाहिए। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आती है। यहाँ पे डायरकी, जो हम लोग पहले पॉलिटी में देख चुके हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड और रिजर्व सीट, जो रिजर्व जो बताया था हमने, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। डुअल गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो जाता है वही। अब लोकसभा और राज्यसभा धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहा है, जो हमने यहाँ पे देखा था, बाइकैमरलिज्म, दो सदनीय यहाँ पे हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसका नाम है, मोन्टेग्यू इसका मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स। मोन्टेग्यू, और मोन्टेग्यू उस समय वायसराय थे, चेम्सफोर्ड सेक्रेटरी होंगे, या अदल बदल भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन एक वायसराय थे और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो 1858 के में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, पद को लाया गया था, सीट को जोड़ा जोड़ा गया था।
लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस, तो ब्रिटिश है तो उनको एक्सप्लॉइट करना है तो लिमिटेड ही देंगे, अनलिमिटेड देंगे नहीं। फिर उसके बाद ये रॉलेट एक्ट, बैकलैश। जो रॉलेट, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था ना, तो उसी को थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पे लाया गया था ये चैम्बर्स। वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, जो बाइकैमरलिज्म की बात यहाँ पे करा था, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो उसका नाम उस समय था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, वही लोकसभा एंड राज्यसभा समझ लो। और वही जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के कंटेक्स्ट में ये लाया गया था कि थोड़ा सा इंडियन को शांत किया जाए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1931, इसको पढ़ाने में बहुत 1-2 घंटा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यही अ, मतलब हमारा जो सिस्टम इवोल्व हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही लिया गया है ना, और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 70% प्रोविजन मिलेगा। तो ये सारे एक्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत कैसे हुई, कब लिमिटेड था, कब अनलिमिटेड था, कब पैट्रोनेज था, शुरू शुरू में जब सिविल सर्विसेज को कैसे अपॉइंट किया जाता था। मान लो मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ ब्रिटेन में, और मेरा दामाद है या मेरा भाई है, मेरा कोई भी रिलेटिव्स है, तो हम जाके लॉबी करते थे, पैसे देते थे, और फिर वो अपॉइंट हो जाते थे और फिर उसको भारत भेजा जाता था एज ए सिविल सर्वेंट। तो फिर उसके बाद एग्जाम होने लगा तो ब्रिटिशर्स ही एग्जाम को लिख सकते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडियंस को भी अलाउ किया गया, लेकिन बट दे कैन गो टू राइट द एग्जाम इन लंदन, लंदन में जाके एग्जाम लिखते थे। तो सत्येंद्र प्रकाश थे ना पहले जो थे, फिर एम एन रॉय, ये सब जैसे सुभाष चंद्र बोस, और ये सब जो शुरू में जो सिविल सर्वेंट बने तो वो लंदन जाके एग्जाम लिखे थे। फिर बाद में इंडिया में भी एग्जाम होने लगा तो थोड़ा सा और रेशियो इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो ऐसे ये सब आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में तो सारी कहानी बताई गई है। ठीक है, मुझे पढ़े हुए 1 साल 1.5 साल हो गया, फिर भी मुझे ये सब कहानी याद है। तो उससे समझ में आता है कि हमारा सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, तो और थोड़ा सा ब्रॉड बनेगा। ठीक है, तब आप इलिमिनेट करोगे चीजों को तो वहां पे अच्छे से स्टेटमेंट को इलिमिनेट कर सकोगे, लॉजिक और इलॉजिकल चीजों को तर्क वितर्क के साथ समझ सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, डायरकी को बंद कर दिया और खत्म कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। फिर फेडरल स्ट्रक्चर कभी नहीं हुआ क्योंकि प्रोविंस नहीं इसमें पार्टिसिपेट किए। फिर आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रपोज किया गया था लेकिन कभी आया नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट नहीं आए। बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, हम लोगों ने अभी ही बोला कि 75% मटेरियल कंटेंट यहीं से लिया गया। प्रोविजंस, कॉमनवेल्थ अवार्ड्स को एक्सटेंड कर दिया गया, एस सी एस टी और क्रिश्चियंस और मिशनरीज को भी दिया गया रिजर्वेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और यूपीएससी फोकस करती है व्हाई फेडरलिज्म फेल्ड। फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आती है क्योंकि फेडरलिज्म या हमारा पॉलिटी यहीं से डेवलप हुआ। फिर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पे क्वेश्चन पूछती है। आगे देखते हैं। क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए 1773 से लेके 1935 तक कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद देश आजाद हुआ हमारा तो कैसे कैसे हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन रूल। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 1919 में वर्सेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 में मिला। फिर उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट पे ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पे एम्फसाइज करना है। फेडरलिज्म एक्ट ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे भी फोकस करना है। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का ग्रोथ यानी इवोल्यूशन ऐसे हुआ। कम्युनल पोलराइजेशन 1909, 1935, 1909 में तो आ ही गया। सीड, बीज को रोप दिया गया था। 1919 में भी बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 1935 में चरम सीमा पे पहुंच गया था। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ नया चीज तो हमने पढ़ाया नहीं, हर एक वर्ड आपका स्पेक्ट्रम में मिलेगा। स्पेक्ट्रम में टोटल 600 पेज लगभग मान लेते हैं, लेकिन पढ़ना है 385। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं कैसे पढ़ा जाता है। 600 पेजेज है, मान लेते हैं 700 पेजेज है स्पेक्ट्रम में टोटल। पढ़ना हमें 350 पेजेज है, शुरू के बहुत सारे चैप्टर्स और लास्ट के पोस्ट इंडिपेंडेंट हमें पढ़ना नहीं है, 350 पेज पढ़ना है। मैं ऑलरेडी 6 साल 7 साल तैयारी कर रहा हूँ। एक दिन में 60 पेज हंसते खेलते फोन पे बात करते और रील चलाते हुए 60 पेज पढ़ा जा सकता है। ठीक है,
1 घंटा में 6 पेज, 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 60 पेज हो ही जाएगा। ठीक है, तो 350 को 60 से भाग देंगे तो 6 दिन में, यानी 5.5 दिन में आराम से खत्म किया जा सकता है। फिर 1.5 दिन में एक बार और रिवाइज किया जा सकता है। टोटल कितना हो गया? 7 डेज। एक दिन प्रीलिम्स का पीवाईक्यू देखें और मेंस का भी पीवाईक्यूज देखें, एनालाइज करें अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 8 दिन। चार पांच पांच सेक्शनल टेस्ट मार्केट से उठा के लिए आए, टेलीग्राम से ले लिए, इधर उधर जुगाड़ कर लिए, खरीद लिए। 5 सेक्शनल टेस्ट एक दिन में, जैसे आप लोग लगाते हो ना, GS 1 और सी सेट का। ठीक है, 6 सेक्शनल टेस्ट लगा लेते हैं। 3 दिन लगेगा अच्छे से। जो नहीं आया उसको A4 साइज में नोट डाउन कर लिए। 3 दिन यहाँ, 8 8 यहाँ पे जोड़ा था, 7 और 1 8, 8 डेज प्लस 3 डेज, 11 दिन में मॉडर्न स्पेक्ट्रम कंप्लीट करके रख दिए। और यहाँ पे फिर सेक्शनल टेस्ट लगा है, 600 क्वेश्चन यहाँ से 100 क्वेश्चन, फिर मेंस का हो गया। और 12 डेज सॉरी सर, मैक्सिमम। देयर वाज नेटवर्क इशू, प्लीज लास्ट वाली चीज दोबारा बता दीजिए, टेस्ट वाली। आई एम सो सॉरी, नेटवर्क इशू था। मैं ये बोल रहा हूँ कि there are 700 pages in modern spectrum. We need to focus on only 300 pages. शुरू के 4 5 चैप्टर्स को छोड़ देना है, and we need to also leave the post modern, post independence. Total we have 350 pages. Even if we study 60 pages every day, then in 5.5 days we will be able to finish it. अलग से if I give you 1.5 days to re-revise the same thing that you studied, it amounts to 7 days. Again I give you 1 day, एक दिन और आपको देते हैं कि take 1 day, analyze the 80 PYQs and mains PYQs asked from the modern spectrum या modern से पूछा गया है। Total amounts to 8 days. नाउ क्या करना है? 6 सेक्शनल टेस्ट उठाना है। किसी भी कोचिंग का हो सकता है, पुराना नया उससे मतलब नहीं है। एक दिन में 2 GS का लगाते हैं ना, एक सी सेट लगा लेते हैं, GS 1 लगा यस लेते हैं। सर, यस सर। तो 6 दिन में आपको 6 सेक्शनल टेस्ट लगाना है। दैट विल कंज्यूम योर 3 डेज। एंड वट एवर द क्वेश्चन गोज रॉन्ग, जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, मेक नोट्स यूजिंग कीवर्ड्स। अब यही आपका ओरिजिनल नोट्स बन गया। इसी को मेमोराइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो यहाँ पे हो गया 8 डेज, और 3 डेज, 3 डेज यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट लगाने के लिए मैंने दिया, ये वाला 3 डेज सेक्शनल टेस्ट लगाने के लिए। टोटल हो गया 11 डेज। एक दिन और आपको दिया, 12 डेज में मॉडर्न स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया। एंड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बस इसी को रिवाइज करना है, इसी को रिवाइज करना है, री रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कुछ नया क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया या पढ़ने के दौरान छूट गया, बस इसी में वैल्यू एडिशन करते जाना है, इसी में वैल्यू एडिशन करते जाना है। और 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 क्वेश्चन ही आ जाते हैं फिक्स्ड। पढ़ा है आपने किसी ने ऐसी तरीके से? कितना आसान है। 12 दिन में एक चिप, पूरा एक मॉडर्न स्पेक्ट्रम ही खत्म। मेंस का पीवाईक्यू भी देख लिए, पीटी का भी देख लिए, सेक्शनल टेस्ट भी लगा दिए। अब प्रीलिम्स का टाइम आया तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं अभी प्रीलिम्स का टाइम आया, मॉक कर रहे हैं। यहाँ पे दो सर क्वेश्चन, मैंने भी आठ क्वेश्चन, ऐसी आठ आठ स्ट्रैटेजीज क्वेश्चन फॉलो करी। सर आई मॉक। फॉलोड द सेम स्ट्रैटेजी। बस हाँ सर वो जो आपने पेजेस का बोला 700 पेजेस, तो मैं एक सॉर्ट ऑफ परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मुझे उस चीज में काफी टाइम लगता है वो कवर अप करने में, पढ़ने में। सर वही चीज थोड़ी बता दीजिए कि हम वो स्पीड अप हाँ। कैसे कर सकते हैं, दैट विल नॉट टेक मच टाइम टू आप आमिर कवर। खान पर्सनालिटी हो, परफेक्शनिस्ट, फॉलो परफेक्शनिस्ट। सिविल सर्विसेज नहीं निकलेगा आमिर खान से। हाँ, यस सर। अक्षय कुमार 10 बार में 10 बार निकाल लेगा। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार वही खतरों के खिलाड़ियों वाला। ये 6 अटेम्प्ट देगा तो 6 बार सिविल सर्विसेज निकाल लेगा। हमें चाहिए नॉन परफेक्शन आदमी, जो जुगाड़ से पढ़ ले और वैसा पढ़े जहां से मैक्सिमम मार्क्स आए।
सिर्फ 2 दिन बचा है मॉडर्न स्पेक्ट्रम को रिवाइज करने का, लास्ट वाला जो मैंने बताया अपेंडिक्स, उसी को रिवाइज कर लेना है। और ये जो नोट्स आपने अगर बना के रखे हैं तो इसी को रिवाइज करना है। आमिर खान क्या करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और सुबह तक चैप्टर 5 तक ही पहुंच पाएंगे। समझ रहे हो, वी हैव टू बी स्मार्ट, जुगाड़ करना होगा, वहां पे फोकस डालना होगा जहां से ज्यादा मार्क्स आए। मैं भी थोड़ा सा आमिर खान वाला पर्सनालिटी हूँ, लेकिन हमारा नहीं हुआ, और आपको थोड़ा सा इसको हटना होगा यस सर। परफेक्शनिस्ट वाला टेंडेंसी यस से, सर। है ना। तो अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी एक साल में 3 पिक्चर ले आते हैं, लेकिन आमिर खान को एक पिक्चर लाने में 3 साल 4 साल लग जाता है। तो हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, हमें एग्जाम निकाल के जाना है। ठीक है। हाँ, फेरी करना है, हेरा फेरी करना होगा, एग्जैक्टली। ठीक है। हेरा फेरी करना होगा, देखना होगा कि कहाँ पे ज्यादा हथौड़ा मारेंगे तो वहां से ज्यादा प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है। तो 12 दिन में सर हमारे, समझ रहे हो, इसी तरह ज्योग्राफी का उठाएंगे, इसी तरह इकोनॉमिक्स का उठाएंगे। नहीं आता है 12 दिन में, 20 दिन में करो यार। 4 साल थोड़ी होता है प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। सर पी हाँ हाँ। सर बोलिए। आपने कहा एक दिन में पीवाईक्यू कर लेना है। सर मुझसे एक बार एक एक दिन दिन में के तो पीवाईक्यू होता नहीं एनालिसिस सर, बहुत सिर्फ टाइम लग मॉडर्न, जाता है सिर्फ उसमें। सिर्फ मॉडर्न का, सिर्फ मॉडर्न का, चलो 2 दिन ले लो। चलो। सर चलो 15 दिन सिर्फ कर लो। मॉडर्न का भी, जैसे कि सर चलो। एनवायरमेंट। चलो 12 दिन सुनो, पहले सुनो। अच्छा अच्छा। 12 दिन था, 3 दिन और दे दिए, 15 दिन में कर लो। आप खुश। ओके तो सर। महीने में दो सब्जेक्ट तो हो जाएगा ना, महीने में 2 सब्जेक्ट, 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, चलो 20 दिन ले लो, और ले लो 20 दिन। लेकिन 2 साल क्यों लग जा रहा है प्रीलिम्स निकालने में, ये हमें समझ में नहीं आ सही गाइडेंस नहीं है। रहा, यही बात है। सर कल और प्री बारह के दिन में एक मार्क्स आ रहे थे आइडियलिस्टिक, तो। हाँ। तो कहने का मतलब है कि राइट गाइडेंस काफी मैटर करता है। आप दिन भर 2 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, 1 साल से पढ़ रहे हो, और प्रीलिम्स का एग्जाम आ गया, वही हाल है, यानी कहीं तो प्रॉब्लम है ना। कोई 3 3 बार, मैं अभी 4 5 नाम बता दूंगा, जो 3 3 बार, जैसे जुनेद अहमद रैंक थर्ड आए, उससे पहले 356 रैंक आया हुआ था। जस्ट 1 ईयर बिफोर, IRS ऑफिसर, वो ट्रेनिंग में थे, फिर दोबारा से दिए थर्ड रैंक। एक नाम भूल रहे हैं, एक जैब शेख, हाँ जैब शेख, उन्होंने 3 बार एग्जाम निकाला, रिकॉर्डेड है तो कुछ बात, रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ बात नहीं बता सकते हैं यहाँ पे। 3 बार निकाला, दो, एक बार IPS बने, फिर उसके बाद IAS बनना चाहते थे, फिर से दिए एग्जाम, फिर निकाले, रैंक और पीछे चला गया। फिर एक बार और निकाले, फिर IRS बन गया, थक कर। वो हज हाउस में फैकल्टी भी थे, ज्योग्राफी ऑनर्स था उनका, सॉरी ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो वो ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे थे, इकोलॉजी भी पढ़ाए, फिर उसके बाद चले गए। अभी उनका, उनसे बात भी मेरी को हुई थी 2 3 महीने पहले, मणिपुर कैडर में IPS ऑफिसर है। तो बात हुई तो बोले कि नुमान बाद में बात करेंगे, मणिपुर में उस समय वायलेंस वगैरह चल रहा था, 3 4 महीने पहले की बात है। तो लोग 3 3 बार 4 4 बार लगातार निकाल रहे हैं। यस सर। बेंचमार्क यस। होता है, पीटी का बेंचमार्क होता है। जैसे मेरे साथ जो जामिया में थी, नादिया बेग नाम की एक लड़की थी, 23 ईयर्स, यस सर। और थ्री फोर्टी JNK नाइन या के। 249 रैंक, वो जामिया में मेरे बैच की थी, 2017 टू 18। 2 बार से प्रीलिम्स नहीं हुआ, तीसरा बार में सारा चीज निकल गया। वो IRTS में उनको हुआ है, वो जनरल कैटेगरी से थी। वो फिर से दोबारा एग्जाम दी, लेकिन नहीं हो पाया, तो IRTS, वो जनरल कैटेगरी से, IRTS ऑफिसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यस सर। राइट। और 2 3 लोग और जम्मू कश्मीर से, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक सफजर करके नाम है, सफजर करके, आई थिंक ही इज एन IRS ऑफिसर। जम्मू कश्मीर तो छोटा है, तो आप जानती होंगी, सफजर नाम के पतले पतले हैं। ठीक है, सफजर। और भी एक नाम याद नहीं आ रहा, बहुत दिनों से, बहुत सालों से कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, लद्दाख से एक मेरा फ्रेंड है जो ST कम्युनिटी से आते हैं, उनका 400 500 रैंक था, लेकिन ड्यू टू कैटेगरी ही बिकेम एन IAS ऑफिसर, ऐसे। तो यही प्रॉब्लम है ना। चलो 12 दिन बोले, 15 दिन, 20 दिन ले लो यार। 40 दिन में 2 सब्जेक्ट करो, खत्म। 80 दिन में 4 सब्जेक्ट, 4 ही सब्जेक्ट में तो एग्जाम निकल जाएगा, एक एक घंटा करंट अफेयर पढ़ते रहो। समझ रहे हो, तो ऐसे करना है। अभी ठीक है, अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है। अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें अभी क्या करना है, हेल्थ पे प्रायोरिटी, हेल्थ हमारा प्रायोरिटी रहेगा। अच्छे से स्लीप लेना है। फिर उसके बाद मल्टीविटामिन भी ले लो, थोड़ा सा लग रहा है, एप्पल वगैरह। मल्टीविटामिन 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 लीजिए। और 14 घंटा सिर्फ टारगेट रखिए पढ़ने का, ठीक है। तो 14 घंटा पढ़ने के लिए आपको 16 घंटे बैठने होंगे, सीटिंग लगानी होगी 16 घंटे की, तभी
14 घंटा होगा। अब ना अभी लोग पढ़ रहे होंगे ना, चलो ये सब छोड़ो, बाद में डिस्कस करेंगे। आप 25 तारीख को एग्जाम दे दो। लोग 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें लगता है कि 10 पेज का मटेरियल काफी है। सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए 10 पेज का सर मटेरियल लैक काफी लैक है। लोग दो लैक दो ऑफ सौ पेज नॉलेज पढ़ सर बहुत लेते हैं। बड़ी चुनौती है सर। क्या सुजाने? लैक ऑफ नॉलेज सर। हाँ, वही तो। जैसे मैं गधा वाला काम, परफेक्शनिस्ट वाला, मैंने जब मैं प्रिपरेशन के दौरान में था तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पे 250 या 350 का बुक ही पढ़ डाला, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी, लेकिन एग्जाम नहीं निकला। आ, नाम याद नहीं है, लेकिन उसका एक आता है, मैगरा हिल का प्रकाशन है, पतली सी बुक आती है, नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छी बुक है, मैंने पढ़ के पूरा अंडरलाइट हाईलाइट कर करके, ठीक है। और जामिया में एक डिबेट का कंपटीशन भी था, उसमें मेरा अच्छा मतलब वो सेकंड रैंक आया था। तो कंपटीशन जीतने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एग्जाम निकलना चाहिए था, ठीक है। तो परफेक्शनिस्ट हमें नहीं बनना है किसी हाल में। इंटरनल सिक्योरिटी पे 10 पेज, 15 पेज, मैक्सिमम 20-30 पेज, 40 पेज मान लो, उतना ही काफी है। 250 पेज पढ़ के हमने क्या कर लिया? कुछ नहीं करा। इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मैंडेट्स हैं, क्या क्या फोर्सेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, रेमेडियल मेजर्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ सॉल्यूशंस, कमेटी के रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, अपना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो देना चाहते हो, रेडीमेड कंक्लूजन, रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कुछ फैक्ट्स, डाटा। इंडिया का मैप बनाना सीख लेना है, वहां पे बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र दिखा देना है, रीजन दिखा देना है, कश्मीर में दिखा देना है कहाँ पे क्या इश्यूज है, 1950 से लेकर अभी तक क्या हुआ, बस यही दो चार चीजें। जैसा भी क्वेश्चन आएगा, विद दैट मटेरियल ओनली वी हैव टू कुक द आंसर। उतना ही पेजेस को इस्तेमाल करके, उतना ही मटेरियल को इस्तेमाल करके वी हैव टू कुक द आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल। फिर एग्जामिनेशन हॉल में 400 पेज पढ़ के जाओगे तो चीनी वहां से लेके आओगे, चाय पत्ती वहां से लेके आओगे, नमक कहीं और से लेके आओगे, और गैस का चूल्हा का पता ही नहीं। यस वी सर। हैव टू बी स्मार्ट। हम लोगों को स्मार्ट बनना होगा, एग्जाम निकालना है तो। नहीं तो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, पीटी क्यों नहीं निकल रहा है? जब डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हो, घर वालों ने अपॉर्चुनिटी दिया है, घर वाले पैसे भेज रहे हैं, अगर घर से बाहर हो, सारा चीज फैसिलिटी है, तो 2 साल हो गया तो प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है? 6 महीने का ही प्रिपरेशन की बात है, 6 महीने में पीटी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, ज्यादा हो गया थोड़ा सा। 14 घंटे बताने पढ़ना है। वाला कोई नहीं रहता है सर। हाँ, 14 घंटा सही। पढ़ने, 14 घंटा पढ़ने के लिए हमें 16 घंटे की सीटिंग लगानी होगी। और 16 घंटे आप लोग अच्छे से पढ़िए। और मॉक कोई नहीं लगाएगा। जो जिसका प्रिपरेशन, अब डिपेंड करता है कौन किस फेज में है। मार्क्स आप लोग जो मिडिल फेज में है, जो थोड़ा सा बॉर्डर पर है, मार्क्स मत गिनो, बस 2 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, वही सब फोकस करिए। मैंने अभी 2 चैप्टर, कल 2 चैप्टर पढ़ाया था, आज 2 चैप्टर पढ़ाया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। बस वही मस्त। चीजों को रीऑर्गेनाइज करके आपके सामने रख दिया कि आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स वाइंड अप एंड सी यू टुमारो अगेन। सैटरडे तक रेगुलर चलेगा, सैटरडे तक कंप्लीट कर लेंगे, संडे को एक दिन का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी ज्योग्राफी चलेगा, फिर उसके बाद इकोनॉमी के कुछ, फिर उसके बाद वाइंड अप करके फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग, वो टाइम बचा के थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग के 1-2 सेशंस, पूरा सा नहीं होगा तो कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए। ओके हाँ सर। एक चीज ये, हाँ एक चीज ये बोलने वाले हैं कि 2 साल, 2.5 साल, 1 साल से पढ़ते आ रहे हो, 25 दिन में डोंट लुक बैकवर्ड। पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़िए, जो हो गया सो हो गया। आगे अभी एग्जाम फोकस है। एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट अगर पॉजिटिव है, एग्रेसिव माइंडसेट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऊपर हावी नहीं हो, क्वेश्चन अटैक नहीं करे, आप क्वेश्चन के ऊपर अटैक करो, क्वेश्चन को आप टैकल करो, रेदर देन क्वेश्चन इज टैकलिंग यू, ठीक है। तो अपोजिट होना चाहिए, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ पढ़िए कि इतना दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अच्छा ही होगा। एंड यू विल विन, ओके। यू ऑल विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो एट 9:30।